हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग फिलहाल बात करने वाले हैं क्लास 8 जेसीईआरटी का सिविक्स का तीसरा चैप्टर संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर को जब पढ़ लेंगे उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर को करेंगे। इसी प्रकार आप लोग का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को जो है वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया गया है। उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर करवाया गया है। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से लिंक के थ्रू जाके और वीडियो को देख पाएंगे। और उसी तरह से और भी सब्जेक्ट का और भी विषयों का जो है इसी तरह से जो है वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा के और प्रश्न उत्तर करवाया गया है। आप चाहे तो अपने हिसाब से जो है हर सब्जेक्ट को जो है वीडियो देख सकते हैं। सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप लोग को अगर पढ़ने के लिए कुछ पीडीएफ मटेरियल वगैरह चाहिए तो उसके लिए जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। आप अपने क्लास के हिसाब से जो है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहां से जो है पीडीएफ वगैरह पढ़ पाएंगे और जो है डाउनलोड कर पाएंगे। तो फिलहाल बिना देर किए हम लोग जो है वो सिविक्स चैप्टर 3 संसदीय शासन व्यवस्था को पढ़ने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है। हम लोग को जो देश है, हम लोग का देश चल रहा है, इसमें जो है वो संसदीय शासन व्यवस्था है। यानी संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि 2 से अधिक स्तर के सरकारें कार्य करते हैं, ठीक है। 2 से अधिक, 1 से अधिक स्तर के सरकार जब कार्य करते हैं एक साथ में तो उसको हम लोग संसदीय शासन व्यवस्था बोलते हैं। और हम लोग के जो देश है यहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 स्तर की सरकारें जो है वो कार्य कर रही है, ठीक है। तो हम लोग को जो है क्या है, शासन व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था है। तो उसी संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग जो है पूरा डिटेल में जानेंगे आज, ठीक है। पिछले कक्षा में यानी कि क्लास आप 7 में जो है वो सरकार के बारे में पढ़े होंगे, राज्य सरकार के बारे में पढ़े होंगे, लोकतंत्र के बारे में पढ़े होंगे। मतलब ये पिछले कक्षा में जो है हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, सरकार, राज्य सरकार, लोकतंत्र, ये सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। और उसी का अगला जो कड़ी है, ये चैप्टर जो है वो संसदीय शासन व्यवस्था। मतलब सरकार के बारे में लोग पढ़ लिए, सरकार क्या होता है, राज्य सरकार के बारे में पढ़ लिए, लोकतंत्र क्या होता है। उसी तरह से अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में संसदीय शासन व्यवस्था क्या होता है, ठीक है। उसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग जानेंगे। आखिर ये भारत में क्यों अपनाया गया संसदीय शासन व्यवस्था का भी जस्ट बताएं कि हम लोग का जो भारत देश है यहाँ 2 से अधिक स्तर के सरकार कार्य करती है। और जब 2 से अधिक स्तर के अगर सरकार एक साथ कार्य कर रही है तो ये संसदीय शासन प्रणाली होता है, ठीक है। तो इसी अध्याय में हम लोग जो है जानेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कि आखिर लोकसभा क्या होता है और राज्यसभा क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। और ये सिर्फ केवल और केवल क्लास 8 के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि जो है आगे के लिए भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विकास एवं परिचय, विकास क्या होता है, ठीक है। विकास के बारे में समझेंगे कि प्राचीन समय में जो है लोग प्राचीन समय में से जो है गांव पंचायत हमारे समाज का अभिन्न अंग रहा है। मतलब शुरू में अगर देखा जाए, स्टार्टिंग से ही देखा जाए तो प्राचीन समय से मतलब बहुत पहले की बात से अगर हम लोग देखेंगे तो ग्राम पंचायतें हुआ करती थी, ठीक है। ग्राम पंचायत जो हुआ करता था वो समाज का एक इंपॉर्टेंट, बहुत जो है महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत होता था, वहां का एक मुखिया होता था और वो जो है कि सारा का गांव का जो है वो फैसला वगैरह सारा चीज करता था, ठीक है। तो इसका जो है इनका गठन चुनाव के द्वारा भी होता था, ठीक है। ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता था और उसे न्याय और व्यवस्था दोनों ही क्षेत्रों में जो है अधिकार प्राप्त था। मतलब जो है कि प्राचीन समय से ही अगर देखा जाए तो हम लोग को ग्राम पंचायत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और वो ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता था वो लोगों के द्वारा किया जाता था, ठीक है। और वो ग्राम पंचायत जो होता था, जो मुखिया होता था, वो न्याय के लिए, ठीक है, उसे न्याय के लिए और व्यवस्था के लिए, मतलब वो फैसला भी लेगा और विधि व्यवस्था को भी चलाएगा। वो दोनों चीज का अधिकार जो है वो मिला हुआ रहता था। और यही पंचायतें जो है भूमि का बंटवारा करती थी और कर भी वसूली करती थी। अब पहले अगर देखा जाए तो यही पंचायत जो होता था और पंचायत जो जमीन को बांटता था कि मतलब जो कि ये इतना जमीन जो है इसका है, ठीक है, और उसके बाद जो है कुछ इसका है। तो इस प्रकार से बंटवारा करके और उसके जमीन से फिर कर वसूलता था कि जो है कि इतना जमीन तुम्हारे पास है तो तुमको इतना कर देना होगा। और पंचायत के सदस्यों को राज दरबार के द्वारा जो है हिस्सा, है ना, द्वारा जो है कर का हिस्सा भी दिया जाता था। और जो पंचायत का जो सदस्य होते थे उसको राजा के द्वारा फिर, ठीक है, मतलब पंचायत का जो सदस्य होता था उसको कर वसूलना काम था और कर वसूल के वो राजा को देता था और राजा फिर उसके बदले में कुछ हिस्सा देता था। और गलत आचरण या फिर तो राजकीय धन के हिसाब में भी जो है अनियमितता पाए जाने पर जो है वो किसी भी सदस्य को पद से हटाया जा सकता था। और मान चलो कि अगर कोई जो है गलत आचरण, है ना, कोई जो है यहाँ पंचायत का जो है मुखिया है वो क्या कर रहा है ना कि गलत तरीके से अगर जो है कि कर को ले रहा है या फिर तो कर जनता से कुछ और ले रहा है और राजा को कुछ और दे रहा है ना, या फिर तो जनता से ज्यादा ले रहा है राजा को कम दे रहा है, तो ऐसे स्थिति में अगर वो पकड़ा गया, ठीक है, तो उसको जो है सदस्य के पद से हटा भी दिया जाता था, ठीक है। और मध्य युग में जो है आकार सभा और समिति जैसी संस्थाएं भी जो है वो विलुप्त हो गया इसके चलते में। और ऊपर के स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं की जो है विकास रुक गया, लेकिन पंचायती संस्थाएं जो है बराबर चलती रही। और भी संस्थाएं चल रहा था, जैसे कि मध्य युग में जो था वो सभा और समिति, ये 2 चीज चलता था,
ठीक है, मध्ययुग में आकार सभा और समिति चलता था, जो कि सबको हटा दिया गया। लेकिन अभी जो है पंचायती राज जो है अभी भी बरकरार चल रहा है। ठीक है, ये संस्थाएं जनपद परिषद, नगर परिषद तथा ग्राम संघ जैसे अलग अलग नाम से भी इनको जाना जाता है, पंचायती को। ठीक है, पंचायती राज को जो है वो पंचायती संस्थाएं जो है इनको जनपद परिषद के नाम से भी जाना जाता है, नगर परिषद के भी नाम से जाना जाता है। जैसे कि पंचायत हम लोग को जो है गांव में पंचायत बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से जो है कि अगर शहर में जाए तो वहां पंचायत नहीं होता है, नगर परिषद होता है। ठीक है, उसका नाम बदल गया। तो इस प्रकार जो है अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये पंचायत ही गांव का संसद थी। ठीक है, मतलब पंचायत जो होता है वो गांव का संसद था पहले के हिसाब से। अगर देखा जाए तो जो पंचायत है वो गांवों का संसद कहलाता था। उसी तरह से जो है कि नगर का जो है वो, शहर का जो है वो संसद कौन कहलाता था, तो नगर परिषद कहलाता था। अब आगे हम लोग देखेंगे कि 1833 ईस्वी में एक चार्टर्ड अधिनियम पहली बार एक विधान परिषद में बीज दिखाई पड़े, है ना, मतलब एक नियम आया 1833 ईस्वी में। ठीक है, 1833 में एक चार्टर्ड एक अधिनियम आया, नियम आया पहली बार, और विधान परिषद में बीज दिखाई पड़े। इसको जो 1860 और 1870 के दशक में से पहले से ही जो है भारतीय लोगों के रूप के लिए जो है जागरूक होने लगे थे। अब जो कि यहाँ क्या हुआ, 1833 में जो है एक अधिनियम आया, नियम पारित हुआ। ठीक है, और उसके चलते जो 1860 से लेकर 1870 में जो है भारत के लोग में राजनीतिक रूप से जो है इसका जागरूक होने लगे थे पंचायती राज के ये लेके। तो कालांतर में भारतीय में जो है, कालांतर समय में अगर भारत में अगर देखा जाए तो भारत में राजनीतिक चेतना में का जो है काफी विकास हुआ था। अब एक ऐसी संस्था की आवश्यकता और महसूस की जाने लगी थी कि जो राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष कर सके। मतलब जैसे कि पंचायती जो राज चल रहा था वो तो बहुत छोटा अंग था, है ना, ये तो बड़ा अंग नहीं था। तो इसके लिए जो है कि मतलब लोगों को जो है इस तरह से लग रहा था कि अब जो है कि एक ऐसा भी संस्था होना चाहिए, इस तरह का जो है कि स्तर होना चाहिए कि जो कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है संघर्ष करे, मतलब जो है देश के लेवल पर जो है वो काम करे। अतः 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया। किनके द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, भारतीय 1885 ईस्वी में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ A.O. ह्यूम के द्वारा। और 1919 ईस्वी में भारत सुधार अधिनियम द्वारा जो है भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया, राज परिषद और जो है दूसरा विधानसभा, है ना, और प्रत्येक सदन में अधिकांश सदस्यों का जो है वो चुनाव भी होता था। तो अब आगे हम लोग जानेंगे भारतीय स्वतंत्रता जब हम लोग आजाद हो गए हैं। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो है भारत की संविधान सभा को पूर्ण प्रभुसत्ता और संपन्न निकाय घोषित कर दिया गया था। मतलब देखिए क्या यहाँ हुआ कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब हम लोग आजाद हुए 1947 में, तो उसके बाद संविधान सभा को जो है पूर्ण, है ना, पूरा जो संविधान सभा जो है, जो संविधान को जो है कि बनाने के लिए जो है वो बनाया, तो उसको जो है पूरे तरीके से जो है वो प्रभुसत्ता संपन्न निकाय घोषित कर दिया। और 26 जनवरी को, है ना, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है वो स्वतंत्र भारत का गणराज्य संविधान लागू हुआ था। ठीक है, वैसे तो हम लोग का जो है वो संविधान बना हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जो है पूरे भारत में जो है वो एक गणराज्य संविधान लागू हुआ था, नियम कानून से चलने वाला एक जो है संविधान लागू हुआ था। और इसके कारण आधुनिक संस्थागत ढांचे सहित पूर्ण संसदीय प्रणाली जो था वो स्थापित हो गया। मतलब पूरा का पूरा भारत में जो है संसदीय प्रणाली स्थापित किया गया। पहले इस तरह से नहीं था, पहले कुछ कुछ की जगह जो था वो मुखिया वगैरह मतलब जो है कि पंचायती राज टाइप में थोड़ा थोड़ा जो था छोटा छोटा अंग में। लेकिन अगर पूरा अगर बड़ा सा विस्तार रूप में अगर देखा जाए, बड़ा सा रूप में, तो ये 26 जनवरी 1950 को पूरा का पूरा भारत में जो है ये चीज लागू हो गया था। और संविधान सभा भारत की अस्थायी सदस्य जो है वो अस्थायी संसद भी बन गया, जो कि 1952 में इसको प्रथम आम चुनाव भी हुआ था, वोटिंग भी हुआ था। और इसके पश्चात जो है इसके बाद जो है वो संसद में जो है वो गठन होने के कार्य जो है वो करती रही। उसके बाद जो है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था और संसदीय लोकतंत्र कहा जाता है। अब उसके बाद से जब यहाँ 1950 ईस्वी में जब भारत का गणराज्य मतलब जो है ये संविधान लागू हो गया, तो उसके बाद भारत का जो है वो राजनीतिक व्यवस्था जो है संसदीय लोकतंत्र कहलाने लगा। मतलब यहाँ संसद के थ्रू चलने वाला लोकतंत्र कहलाने लगा। और संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका भी है और अपनी वैधता विधायिका भी जो है संसद को प्राप्त है, तथा विधायिका का प्रति उत्तरदायी होते हुए इसे कार्यपालिका भी बोला गया। यानी कि जब हम लोग का जो है गणराज्य यहाँ चल गया, मतलब गणराज्य जब लागू हो गया, यानी कि नियम कानून से चलने वाला देश, तो इसमें जो है कि कार्यपालिका भी आया, विधायिका भी आया, और उसके बाद जो है वो एक कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, ये तीन चीजें आया। विधायिका परस्पर जो है वो जुड़े होते हैं, और इस प्रणाली में राज्य तथा सरकार का मुखिया अलग अलग व्यक्ति होते हैं, है ना। राज्य जो है अलग, मतलब राज्य का मुखिया अलग होगा, ठीक है, देश का मुखिया अलग होगा। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वो अध्यात्मक शासन प्रणाली वहां है, और अध्यक्ष प्रणाली में जो है वो राज्य का मुखिया जो है तथा सरकार एक ही व्यक्ति होता है। लेकिन हम लोग का यहाँ अलग है ना, हम लोग का कार्यपालिका, विधायिका, ये सब जो है अलग अलग है। तो इस चैप्टर में अब हम लोग को
ये चीज समझना है कि भारत में संसदीय व्यवस्था को क्यों अपनाया गया, है ना, मतलब एक से अधिक स्तर के सरकारें यहाँ क्यों है, ठीक है, मतलब राज्य के लिए अलग सरकार, पूरा देश के लिए अलग सरकार, अब राज्य के अंदर में भी जो है कि अलग अलग जो है स्थानीय सरकार होंगे, तो इस तरह का व्यवस्था क्यों अपनाया गया, है ना। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में बस खाली एक सरकार है, उसके अंदर में जो है सारा का सारा जो है वो सभी को वही कंट्रोल कर रहा है, लेकिन भारत में तो हर जगह का जो है अलग सरकार है, राज्य का अलग सरकार, केंद्र का अलग सरकार, स्थानीय सरकार अलग है। तो ये व्यवस्था फिर क्यों हम लोग अपनाएं, उस चीज के बारे में हम लोग डिटेल में अब जानेंगे। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को क्यों अपनाया गया, आखिर रीजन क्या था, क्यों जो है कि एक से अधिक स्तर के सरकार को यहाँ काम करने, अगर सरकार रहता तो क्या होता, क्या देश नहीं चलता, तो वही सभी चीजों को हम लोग को जानना है, ठीक है। तो संविधान, है ना, संविधान निर्माण के समय संविधान सभा द्वारा जो है इस बात पर काफी चर्चा हुआ था, जब संविधान बन रहा था भारत का संविधान, उसमें खूब जो है चर्चा हुआ कि भारत में जो है वो संसदीय प्रणाली रहे या फिर तो अध्यक्षता प्रणाली रहे, मतलब अध्यक्ष टाइप में, मतलब एक सरकार रहेगा और पूरा पूरा देख रेख करेगा, कि संसदीय मतलब जो है कि अलग अलग स्तर के सरकारें रहेंगी। तो पूरा विचार विमर्श हुआ कि क्या किया जाए, आखिर पर जो है फैसला हुआ, है ना, कि भारतीय राजनीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर तत्कालीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, मतलब उस समय का जिस तरह से वहां का सिचुएशन था उसको ध्यान में रखते हुए जो है स्वीकार किया गया कि भारत के लिए स्वतंत्रता संग्राम के लिए पूरा जनता, मतलब पूरे के पूरे लोग, है ना, पूरा जो है भारत के पूरे लोग जो है वो संघर्ष किए थे। तो क्यों नहीं इस संघर्ष में जो है वो समाज का बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी, अलग अलग लोग जो है इसके लिए लड़े थे, तथा विभिन्न पृष्ठभूमि में लोगों को इससे भाग भी लिया था, अलग अलग जगह के लोग भी भाग लिए थे। वे स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में जो है हिस्सेदारी के विचारों से जो है प्रेरित भी थे। स्वतंत्रता आंदोलन ने जो है लोगों के ब्रिटिश सरकार को आलोचनाओं करने तथा अपने मांगों को पेश करने के लिए शक्ति भी प्रदान किया था। मतलब अब यहाँ समझिए कि बहुत विचार विमर्श करने के बाद ये चीज सोचा गया कि आखिर देश की आजादी के लिए लड़ा कौन, सभी लोग लड़े, सभी तरह के लोग लड़े, सभी जगह के लोग लड़े, ठीक है। तो क्यों नहीं जो है कि सबका तो कुछ ना कुछ तो जो है कि उम्मीद होगा कि हाँ अब हम लोग जो है इतने मुश्किलों से जो है वो लड़ते लड़ते जो है हम लोग अंग्रेजों से जो है छुटकारा पाए हुए हैं, तो हम लोग को कुछ तो जो है कि एक अच्छे तरह का कार्य होना चाहिए, हम लोग का कुछ भी तो उसमें हक होना चाहिए। तो इसके लिए जो है भारतीय में, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में ही जो है मांग की थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होनी चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने की अधिकार मिलना चाहिए। मतलब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हो रहा था उसी समय बात हो गया था कि विधायिका में, है ना, विधायिका में जो है वो निर्वाचित सदस्य, मतलब जो है चुना हुआ सदस्य होने चाहिए और बजट पर जो है वो चर्चा करने का, जो है प्रश्न पूछने का जो है उनको अधिकार वगैरह सारा चीज होना चाहिए। तो औपनिवेशिक शासन के अनुभव से जो है वो स्वतंत्रता संघर्ष के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्रता, है ना, जब स्वतंत्र भारत में सभी लोगों को जो है अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में जो है वो हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। आखिर जो है लड़े सभी लोग थे, ठीक है, भारत की आजादी के लिए सभी लोग लड़े थे, तो सभी को जो है कि अपना जीवन का फैसला लेने का अब जो है उसको हक मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर बातें ये हुआ कि लगभग 200 वर्ष तक ब्रिटिश प्रभाव में रहने के कारण भारतीय समाज ब्रिटेन की प्रचलित संसदीय व्यवस्था से भली भांति परिचित हो चुके थे। अब 200 साल तक जो है वो ब्रिटेन के लोग जो है 200 साल तक, है ना, यहाँ शासन कर रहा था, ठीक है, 200 साल तक, है ना, उससे ज्यादा ही रहा होगा, ठीक है, उनके प्रभाव से जो है भारतीय समाज ब्रिटेन में जो है वो जो भी वो लोग संसदीय व्यवस्था चला रहे थे भारत में, वो सारा का सारा जो है भारतीय लोग जान चुके थे। और सरकार को निर्देशित करने के लिए जो है वो संविधान की भी आवश्यकता था, है ना। अब सरकार जो है उसको निर्देशित अच्छे तरीके से चलाने उलाने के लिए जो है नियम कानून की जरूरत था, ठीक है। तो स्वतंत्रता संघर्ष के सपने और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान को जो है वो उसमें ठोस रूप ग्रहण किया और इस संविधान से संसदीय व्यवस्था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत को अपनाया गया कि हर व्यक्तियों को जो है कि एक वयस्क मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार मिलेगा और उसके बाद जो है कि लड़े तो सभी लोग हैं, है ना, देश की आजादी के लिए सब लोग लड़े हैं, तो उसके लिए जो है उन लोगों को वोट देने का अधिकार मिलेगा और उनके बाद वो लोग चुनेंगे कि आखिर जो है कि किसको चुनना है, किसको क्या बनाना है। तो इसलिए जो है भारत में जो है संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया था। अब हम लोग आगे समझेंगे कि आखिर संसद क्या होता है, ठीक है। अब आ जाता है संसद क्या है, आखिर संसद। तो हम भारतीयों को इस बात पर गर्व है कि हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है ना। लोकतांत्रिक के लिए लोग जो है वो कितने लोगों को जो है कि चाहत होता है कि हम लोग जो है लोकतांत्रिक, मतलब हम लोग को भी जो है कुछ बोलने का अधिकार मिले, हम लोग को भी जो है तरह तरह के अधिकार मिले, हम लोग भी अपने मन से जो है वो हर एक चीज को कर पाए, ठीक है। और ये चीजें जो है वो और सिर्फ जो है वो लोकतंत्र में ही होता है। तो हम भारतीयों को भी इस बात पर गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है और लोकतांत्रिक सरकार में निर्णय की प्रक्रिया में नागरिक को सहभागिता
तथा सहमति होती है। मतलब जो है कोई भी चीज अगर निर्णय लेना हो तो यहाँ नागरिक को भी पूछा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र है, लोगों के द्वारा चुना हुआ सरकारें हैं, ठीक है। तो इनमें जो है वो लोगों का भी जो है भागीदारी, सहमति, सारा चीज होता है। और इस बात की सबसे अगर अच्छी और अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। आगे बात आता है कि नागरिक के द्वारा सरकार को मंजूरी देने का एक अच्छा तरीका चुनाव है। मतलब अगर नागरिक को सरकार को कुछ मंजूरी देना है तो सबसे बढ़िया यहाँ तरीका माना गया है कि आप चुनाव, है ना, आप जो है कि वोट दे के करिए आगे की, मतलब वोट दीजिए, आप चुनाव कीजिए, उसके बाद जो है आप सरकार को मंजूरी दे रहे हैं कि आप जो है कि कौन सा नेता कब जो है क्या, मतलब चुनाव में जो है कि भाषण में जो है वो चीजों को, मुद्दे को लेके आया हुआ है, वो सारे चीज को देखते हुए अब लोग संसद के लिए जो है अपने प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं। और आपने पिछले कक्षा में भी पढ़ाई होंगे, है ना, आप लोग जो है पिछले कक्षा में पढ़े होंगे कि इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधि में से एक समूह का सरकार बनाती है। मतलब चुनाव होता है, और चुनाव होता है उसमें जिस दल का जो बहुमत, है ना, हासिल होता है, तो उनको जो है उस दल का जो है सरकार बनाया जाता है उन्हीं लोगों में से, ठीक है। तो जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधि को इस समूह का ही जो है वो संसद कहा जाता है। मतलब देखिए, जनता जो वोट देता है, चाहे वो विधायक को दिया है, चाहे सांसद को दिया है, तो अगर जनता के द्वारा जो वोट दिया जा रहा है ना, तो उसी को हम लोग जो है उसका पूरा समूह को जो है उसको हम लोग संसद बोलते हैं। और यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उनका मार्गदर्शन भी करती है, ठीक है। और ये संसद जो है जिनको हम लोग चुनते हैं, ठीक है, विधायक को, सांसद को, ये लोग क्या करता है कि सरकार को नियंत्रित करती है और सरकार को जो है मार्गदर्शन भी करती है कि मतलब ऐसे ऐसे करना चाहिए, है ना, नियम कानून सब जिनको हम लोग चुन के भेजते हैं ना, तो वही जो है वो नियम कानून भी बनाते हैं, ठीक है। वही जो है वो उनमें जो है वोटिंग होता है कि मतलब किस नियम को जो है क्या किया जाए, पास किया जाए या नहीं किया जाए। तो इस प्रकार निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से जो है वो लोग ही सरकार को बनाते हैं और उन पर नियंत्रण रखते हैं। मतलब लोग जो है सरकार को चुनते हैं और उन पर कंट्रोल भी करते हैं। और संसद में सारे देश के लोगों का प्रतिनिधि हो, इसलिए पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है, चुनाव क्षेत्र बांटा गया है, ठीक है। और चुनाव आयोग इस पर जो है काम करता है और चुनाव भी करवाता है। तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिनिधि चुनकर सांसद में आता है। मतलब जैसे कि हम लोग का विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, तो हम लोग जैसे मान के चलिए कि सिमरिया है, तो सिमरिया से जो है कि एक जो है कि यहाँ से विधायक चुना के जाएगा। अच्छा, सांसद अगर हम लोग का जो है कि लोकसभा जो है हम लोग का यहाँ का सांसद जो है कि जैसे मान चतरा का जो है वो सीट है, तो यहाँ से जो है चतरा से जो है वो सांसद है, वो वहां से चुना के जाते हैं। मतलब इस तरह से जो है चुन चुन के जो है वहां विधानसभा या लोकसभा में जाते हैं। तो उसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे कि झारखंड में जो है 14 गो लोकसभा क्षेत्र है ना, मानचित्र में दिखाया गया है, चतरा भी यहाँ है, जैसे कि ये 14 है, ठीक है। राजमहल है, एसटी से इधर जो है आपका जो है कि दूसरा में आपका दुमका है, गोड्डा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ 14 टोटल है, हम लोग चतरा के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से कुछ प्रतिनिधि चुना के वहां जाता है, कुछ जो है कोडरमा चुना जाएगा, कुछ पलामू से, कुछ हजारीबाग से, इस तरह से 14 जगह जो है यहाँ से लोकसभा चुनाव में चुन के यहाँ से सांसद जाते हैं, ठीक है, जैसा कि मानचित्र में दिखाया गया है। तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर बनता है। मतलब राष्ट्रपति यहाँ भारतीय संसद में जो है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा यानी कि जो है कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है, और इसका लोकसभा जिसमें कि विधायक का जो है वो सांसद का चुनाव होता है, ये सभी चुन के जो है वहां जाके और मिलकर के जो है वो भारतीय संसद को जो है बनाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जो है वो अब आगे देखेंगे आखिर राष्ट्रपति, ठीक है। यहाँ हम लोग 3 चीज के बारे में जानेंगे कि आखिर राष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, ये तीनों के बारे में जानेंगे। उसके बाद काफी जो ये चैप्टर हम लोग को जो है वो समझ में आने वाले हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में हम लोग जानेंगे। तो राष्ट्रपति जो है भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का होता है। मतलब यहां हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रपति से ऊंचा पद किसी का नहीं होता है, ठीक है। आखिर एक इंसान अगर एक बार राष्ट्रपति बन गया तो उसके बाद जो है वो किसी भी पद को ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इतना ऊंचा पद है कि इससे ऊपर भारत में किसी भी पद को नहीं रखा गया है, ठीक है। तो भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद जो है वो राष्ट्रपति का पद होता है, इससे ऊपर किसी का पद नहीं है। और इस पद की योग्यता धारण करने वाला कोई भी नागरिक, है ना, जो है वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है इसको मतलब राष्ट्रपति पद पर आ सकता है, तो वो देश का सबसे पहला नागरिक होता है। फिर से एक बार समझिएगा, राष्ट्रपति कौन होता है, तो भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद जो है राष्ट्रपति का होता है, सबसे ऊपर पद का राष्ट्रपति होते हैं। और इस पद की योग्यता, है ना, ये पद को राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता चाहिए, वो योग्यता अगर किसी व्यक्ति में है तो वो भी राष्ट्रपति के लिए जो है वो निर्वाचित हो सकता है, ठीक है। वह देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो देश का पहला, सबसे पहला जो व्यक्ति होता है वो राष्ट्रपति होता है देश का। देश में कोई भी कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही लागू होता है।
राष्ट्रपति जो है वो देश का अगर किसी भी प्रकार का अगर कानून लागू करना है, अगर राष्ट्रपति वहां हस्ताक्षर नहीं करे हुए हैं तो वो कानून लागू होगा ही नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है वो कानून, कोई भी कानून अगर पास होना है, कोई भी कानून अगर लगाना है तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री हो गए, मंत्री हो गए, राज्य के राज्यपाल हो गए और न्यायाधीश हो गए, ये सभी का नियुक्ति किया जाता है। मतलब राष्ट्रपति जो है ना, वही जो है वो मंत्री को भी, प्रधानमंत्री को भी, राज्यपाल को भी, न्यायाधीश को भी, सबको नियुक्त करते हैं, है ना। आपात स्थिति में पूरा, जब आपातकाल इमरजेंसी जब लगता है तो पूरा देश का बगडोर, पूरा देश के बारे में जो है, मतलब पूरा देश का जो है वो संभालने वाले व्यक्ति जो होंगे वो राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। ठीक है, वही वैश्विक स्तर पर जो है देश का प्रतिनिधि करता है। और ये तीनों सेना का अध्यक्ष भी होते हैं। और राष्ट्रपति जो है वो तीनों, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, ठीक है, जल, थल, वायु, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति होते हैं। और समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ठीक है, जो भी काम अगर होगा कार्यपालिका के द्वारा, कार्यपालिका यानी कौन, जो काम करते हैं हम लोग के लिए, ठीक है, जो भी नौकरशाही वगैरह है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, सब जो है ये क्या है, नौकरशाही, मतलब एक तरह का काम करने वाले लोगों के लिए। ठीक है, तो ये जो है वो राष्ट्रपति के नाम से ही जो है ये सारा काम चलता है। तो आप लोग जो है आई होप कि बहुत अच्छे से राष्ट्रपति के बारे में जाने होंगे। उसी प्रकार हम लोग राज्यसभा के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि ये राज्यसभा आखिर क्या होता है। तो राज्यसभा का मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। इसके सदस्यों का चुनाव, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा होता है। ठीक है, राज्यसभा का चुनाव कौन करता है, सोच समझिए पहले। ठीक है, राज्यसभा, हम लोग यहाँ तीन चीजें के बारे में देखने वाले थे, राष्ट्रपति, राज्यसभा और एक जो था वो आपका लोकसभा। तो ये हम लोग राष्ट्रपति के बारे में बहुत अच्छे से जान गए। अब राज्यसभा क्या होता है, तो राज्यसभा का मुख्य रूप से देश के राज्यों का, है ना, देश के जो राज्य हैं वहां जो है प्रतिनिधि के रूप में जो है काम करते हैं। और इसके सदस्यों का चुनाव कौन करता है, तो विधानसभा में जो विधायक लोग चुना के आता है अलग अलग जगहों से, जैसे कि हम लोग झारखंड में जो 81 गो विधायक है, ठीक है, तो उसी तरह से और भी जो है अलग अलग राज्यों में विधायक लोग होंगे। तो इसके सदस्यों का चुनाव जो है वो विधानसभाओं के जो सदस्य लोग रहते हैं वो उनके द्वारा जो है वो राज्यसभा का चुनाव होता है। ठीक है, यानी कि जनता लोग जो है विधायक को चुना और विधायक लोग जाके फिर किसको चुनेगा, तो राज्यसभा का चुनाव करेगा। ठीक है, राज्यसभा का मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। इसके सदस्यों का चुनाव जो है वो राज्यों के, अलग अलग राज्यों के विधानसभाओं में जो है जो सदस्य होते हैं, विधायक लोग होते हैं, वो जो है वो इनको चुनते हैं। और देश के उपराष्ट्रपति, ठीक है, देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, और राज्यसभा में कोई भी कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। मतलब देखिए क्या, राज्यसभा जो है यहाँ कोई भी कानून बनाने के लिए प्रस्ताव जो है वो प्रपोजल को रख सकता है। और कोई भी विधेयक बिना राज्यसभा के मंजूरी के कानून के रूप में नहीं ले सकता है। देखिए, कोई भी कानून अगर बनाना है वो अगर राज्यसभा में नहीं गया है तो फिर वो चीज जो है वो आगे जाएगा ही नहीं, वो रूप लागू होगा ही नहीं। ठीक है, इस तरह से कानून का निर्माण जो है, कानून जब भी बनेगा तो राज्यसभा का ही जो है महत्वपूर्ण भूमिका होता है। राज्यसभा अगर इस पर जो है कि अगर राज्यसभा में ये पास नहीं होगा, ठीक है, तो यह लोकसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक की समीक्षा में आवश्यकता होने पर उन्हें संशोधित भी करती है। और संविधान के अनुसार जो है राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है वो 250 हो सकता है। ठीक है, अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है राज्यसभा में कितना हो सकता है, 250 हो सकता है। राज्यसभा में 238 जो रहता है वो वोट द्वारा चुनाता है और 12 को जो है ना, 12 को राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत, मतलब 12 को राष्ट्रपति चुनते हैं। मतलब 238 को जो है वो वोटिंग होता है और 12 के क्या होता है वो राष्ट्रपति चुनते हैं। तो 8 2 10 हो गया, यहाँ 3 1 4 1 5 हो गया और यहाँ 2, मतलब जो है टोटल 250। ठीक है, राज्यसभा का जो है वो सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होता है। और लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों मिलके सदनों से पारित होने के बाद जो है राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलती है, उसके बाद ही जो है वो कोई चीज पास होता है। यानी कि जो है कि पहले जो है वो राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों से जो है वो दोनों सदन से जो है वो पारित हो गया, उसके बाद क्या जाता है ये चीज, राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जब साइन कर देंगे तो उसके बाद जो वो ये बिल या फिर जो भी नियम है वो लागू हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को ये भी राज्यसभा भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग का लास्ट जो बचा हुआ है वो राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं, ये तीनों में। तो राज्यसभा क्या होता है, सॉरी लोकसभा, है ना, राज्यसभा तो हो गया। लोकसभा, तो विभिन्न लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों में से निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा का गठन किया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, अच्छा, ये राज्यसभा जो था उसका कार्यकाल 6 साल का था और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, तो मूल्य रूप से जो है वो लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या जो है वो 552 हो सकता है ना, 552 अधिकतम संख्या हो सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाया जाता है ताकि वे विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों की संख्या का पता चल सके कि कौन सा जो है कहां से कितना सांसद है। और सरकार बनाने के लिए इच्छा रखने वाली राजनीतिक दल को निर्वाचित सदस्यों का बहुमत हासिल करना होता है। यानी कि कुल, है ना, लोकसभा का कुल 543 सीट है। ठीक है, उनमें से जो है वो 2
राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत होते हैं, तो यहाँ 200 फिर 545 हो गए। इस प्रकार सामान्य स्पष्ट रूप से अगर बहुमत हासिल करना है, ठीक है, अगर किसी भी पार्टी का सरकार बनाना है केंद्र में, तो उसको जो है वो 272 यानी 272 उनके सदस्य होने चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, तब जो उनका प्रधानमंत्री बनेंगे। अब नहीं तो फिर वही है कि गठबंधन करना होगा। तो जो भी दल इस मानक आंकड़ा को छू लेता है 272 तक, उसी का सरकार बनाने का मौका मिलता है, और शेष जो है बच जाते हैं उसको विपक्षी दल बोला जाता है ना, विरोधी दल बोला जाता है। और लोकसभा का कार्यपालिका का चुनाव करती है, और लोकसभा जो है ना, लोकसभा में जितने भी ये सदस्य होते हैं वो कार्यपालिका यानी कि जो है प्रधानमंत्री का जो है वो चुनाव करते हैं। कार्यपालिका प्रधानमंत्री का, उसके बाद जो है और भी मंत्रियों का जो है वो पद मिलता है। तो कार्यपालिका कानून को लागू करने की काम करती है, और हम सरकार शब्द का जो है प्रयोग करते हैं। तो हमारे मस्तिष्क में पढ़ाया है कार्यपालिका आखिर होता कौन है, तो कार्यपालिका जो भी हम लोग के लिए काम करता है, भारत के प्रधानमंत्री कार्यपालिका है हम लोग के लिए, ठीक है। लोकसभा में सत्ताधारी दल मुखिया जो होते हैं, प्रधानमंत्री अपने अपने जो है वो और भी मंत्रियों को चुनाव करते हैं, वो जो हम लोग को कार्यपालिका होते हैं, है ना, जो कि प्रधानमंत्री के साथ में मिलकर जो है वो फैसला को लागू करते हैं। और मंत्री अपने अपने विभाग में जो है वो प्रधान होते हैं, अपने अपने विभाग को, कोई जो है वो वित्त विभाग को संभाल रहा है, कोई स्वास्थ्य विभाग को संभाल रहा है। जब किसी राजनीतिक दल का बहुमत नहीं मिल पाता है, तो वो जो है एक दल दूसरे दल से मिलकर गठबंधन सरकार बनाता है, मतलब मिली जुली वाला सरकार बनाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से जो इस चैप्टर को आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया गया है। अब आगे हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में विभिन्न राज्यों के सदस्य की संख्या कितने हैं। तो आंध्र प्रदेश में जो है वो राज्यसभा 11 है, वहीं लोकसभा 25 है। अरुणाचल प्रदेश में 1 है लोकसभा, तो यहाँ जो है लोकसभा 2 है, ठीक है, राज्यसभा 1 है। उसी तरह से असम में राज्यसभा 7, लोकसभा 14, बिहार में 16, 40। इस तरह से सभी राज्यों का जो है वो राज्यसभा और लोकसभा को दिया गया है। हम लोग झारखंड से है, तो झारखंड में हम लोग अपना देख लेते हैं कि कितना है। तो देखिए झारखंड कहीं आप लोग को दिख रहा है, झारखंड दिख रहा है, हाँ, यहां रहा और यहां रहा, ठीक है। झारखंड में जो है वो राज्यसभा 6 है और लोकसभा 14 है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कि हम लोग अब आगे देखेंगे केंद्र शासित जो प्रदेश है उनमें भी। अब संसद का सदन है ना, यहां से हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या में वृद्धि देखी जा सकती है या देखी जा रही है। उदाहरण के लिए क्षेत्रीय दलों की सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, और जिन समूह और तबकों का अब तक संसद में कोई भी प्रतिनिधि नहीं था, वे अब जो है चुनाव जीत कर आने लगे हैं, और दलित और पिछड़े वर्गों का राजनीतिक हिस्सेदारी भी जो है वो बढ़ गया। ऐसा देखा गया कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में समाज को पूरे तौर पर जो है वो सही ढंग से जो है वो प्रतिबिंब नहीं कर पाते हैं। स्पष्ट रूप से जो है कि हित और अनुभव अलग अलग होने की स्थिति में जो है एक समूह के व्यक्ति जो है सबके हित में आवाज नहीं उठा सकते हैं। इसी बात को जो है ध्यान में रखते हुए जो है संसद के कुछ सीट जो है वो अनुसूचित जाति में यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए जो है सीटें जो है वो आरक्षित किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए कितने सीट आरक्षित है उसको हम लोग देख लेंगे। इस चुनाव क्षेत्रों में केवल दलित और आदिवासी उम्मीदवार ही जीते, तथा जो है संसद में उनकी भी जो है उचित हिस्सेदारी हो। उनमें से भी जो है वो उसकी भी उम्मीद किया जाए कि वे दलित और आदिवासियों के साथ में जुड़कर जो है अच्छी तरह से संसद में जो है बात को रख रहे हैं। और इस प्रकार भारतीय संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नगण्य है, और वर्तमान में जो है कि उनकी संख्या लगभग जो है 14% यानी कि लोकसभा तथा 11% जो है वो राज्यसभा। अंततः जो है कि उनके प्रतिनिधि को बढ़ाने के लिए जो है 33% सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए सुझाव पेश किया गया है। और इस मुद्दा में अभी बहस भी जो है वो जारी है, और संसद पर जो है इसका सरकार जो है इस पर जो है वो नियंत्रण भी रखती है, कानून भी जो है वो बनाती रहती है। अब जो है कि सरकार पर नियंत्रण है ना, सरकार पर नियंत्रण कौन कर सकता है। तो संसद का सत्र सामान्यतः साल में 3 बार आयोजित होता है, बजट 3 बार जो है वो पेश होता है, ठीक है। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। मतलब सरकार यहाँ क्या है, सरकार पर नियंत्रण, सरकार जो चल रहा है 5 साल जो है, तो इस पर कंट्रोल भी तो करना होना है ना। तो संसद का सत्र जो है सामान्यतः 3 बार जो है वो चलता है। एक बजट सत्र समय चलेगा, उसके बाद मानसून सत्र समय चलेगा, उसके बाद शीतकालीन सत्र। अब संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से लेके है ना ज्यादा का अंतराल नहीं होता है। आवश्यकता पड़ने पर जो है संसद की बैठक कभी कभी बुलाया भी जाता है, और संसद के सत्र के दौरान जो है प्रश्नकाल एवं महत्वपूर्ण व्यवस्था होता है। मतलब जो है वहां प्रश्न पूछने की जो है विरोधी दल भी जो है प्रश्न यहाँ पूछते हैं। प्रश्नकाल में संसद का सरकार का कामकाज के बारे में प्रश्न उठता है कि आखिर इतना दिन में सरकार क्या काम किया। सरकार को उनके जवाब लिखित या मौखिक रूप से देना पड़ता है कि बताओ कि जो है सरकार क्या क्या किया, ठीक है। और सरकार को जो है इससे सरकार की सभी सांसदों के जरिए जनता को राय जानने का मौका मिलता है कि आखिर जो है विरोधी दल अगर सवाल उठा रहा है कि आप क्या काम किए हैं, ठीक है, तो उस अपने जो काम को जो है पदभार जिनको मिला है वो फिर बताते हैं कि हाँ हम ये चीजें में एक ही काम किए हैं, ठीक है। और उसके बाद जनता भी सुनते हैं कि हाँ ये सच में काम किया कि नहीं। तो लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल को जो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, और वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों
की जो है कमियों में सामने लाते हैं कि मतलब जो है सरकार क्या क्या कमी कर रहा है, क्या क्या काम बढ़िया से नहीं कर रहा है, वो सारी चीज को जो है वो उठा पटा के लाया जाता है। और वित्त संबंधी जो है सभी मामले में सरकार को सदस्य जो है ना, संसद जो है वो मंजूरी भी आवश्यक होती है, और इस प्रकार संसद सरकार को नियंत्रित करती है। संसद है ना, संसद जो है पूरा सरकार को नियंत्रित करती है। ये याद रखिएगा कि संसद जो है वो पूरा गवर्नमेंट को जो है पूरा कंट्रोल करके रखता है। और जनप्रतिनिधि के रूप में जो संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने का सांसदों का अहम भूमिका होता है, और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम भी है। अब कानून का निर्माण जो है कौन करता है, कानून कौन बनाएगी, ठीक है, नियम कानून भी तो चलता है हम लोग के देश में, तो कानून बनाने का, कानून जो बनाना है वो संसद का ही काम होता है, ठीक है, संसद कानून को बनाता है, और इस काम को संविधान के दायरे में रखकर किया जाता है। ये नहीं कि मतलब कानून बनाना है तो कुछ भी कानून बना के ला दिए, नहीं, ठीक है, ये कानून सभी पर लागू होते हैं, जितने भी जनता लोग हैं सब पर। और संविधान में इस बात पर सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल में कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी जो है अपना मनमर्जी नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने कई बार संविधान में ऐसे प्रावधान भी जोड़े गए हैं जो कि कानून के आधार पर शासन की स्थापना के लिए आवश्यक थे। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि स्वतंत्र भारत के सभी लोगों कानून के नजर में बराबर रहे, ठीक है, समानता के अधिकार। और हमारा कानून धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी लोग यहाँ भेदभाव नहीं कर सकता है। कानून के जो है वो शासन का मतलब ये है कि कानून देश के सभी नागरिक के लिए समान रूप से लागू होगा, और कानून के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है, ठीक है, चाहे वो सरकार के अधिकारी का ही नहीं हो, है ना, कोई सेठ ही क्यों ना हो, कोई करोड़पति क्यों ना हो, आम आदमी जैसे है वैसे वो भी रहना है, ठीक है। किसी भी अपराध या कानून का उल्लंघन करने का निश्चित सजा होती है, वो सबके लिए एक है। किसी भी जो है कानून का टकराव विवाद पर स्थिति कोई भी उत्पन्न होता है तो इस पर मुद्दा जो है फैसला लेने का अदालत होता है ना, अदालत में जो है फैसला होगा, कोई भी अपने आप जो है वो फैसला नहीं ले सकता है। यही अदालत को ऐसा लगता है कि कानून संविधान के विरुद्ध में कोई, अगर अदालत को ही लग रहा है कि कानून के संविधान के विरुद्ध में कोई है तो उसमें से संशोधित करके उसका जो है वो रद्द भी किया जा सकता है। इस प्रकार जो है वो नागरिक की भूमिका प्रतिनिधि को चुनाव के साथ खत्म हो जाती है, और इसके बाद अखबार और अन्य संचार के माध्यम से जरिए से जो है ये बात को रखते हैं, और हमारा सांसद क्या कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं कि नहीं, उसका आलोचना भी किया जाता है, और भागीदारी होगी, और जिसने उत्साह से भी जुड़े होंगे। मतलब इस प्रकार जो है कि हम लोग इस चैप्टर में काफी चीजें को सीखे हुए हैं। और इसके बाद जो है कि वीडियो में हम लोग जो है प्रश्न उत्तर को देखेंगे जस्ट इसके बाद वाले में। तो इसी प्रकार जो है आप लोग का हर एक विषयों का जो है वो क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया जाएगा। अगर अभी तक भी आप लोग को अगर पूरा नहीं समझ में आया होगा तो एक बार जिस जिस जगह पर नहीं समझ में आया, 3-4 ही जो है यहाँ मेन टॉपिक पढ़ना था, और तीनों चारों को जो है बहुत अच्छे तरह से हम समझा दिए हैं। अगर आपको नहीं अच्छे समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज एक बार में ही नहीं होता है। जैसे आप लोग बाइक सीख रहे हैं चलाने के लिए या कार सीख रहे हैं चलाने के लिए, तो एक आप लोग जो है नहीं सीख जाते हैं, ठीक है, एक बार सीखते हैं, उसको जो है थोड़ा सा गलतियां वगैरह करते हैं, ठीक है, कभी ठूकते भी हैं, गिरते भी हैं, फिर से करते हैं, तो जो है 1-2 बार आप लोग को इसको रिवाइज करना होगा, फिर आप लोग को बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।